हेलो बच्चों, जैसे कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, तो चलिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न फॉर द साइंस सब्जेक्ट। तो आज हम एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि मार्क्स ब्रेकअप जो बायोलॉजी के हर चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन किस में से आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस में से आते हैं, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आप जो हैं घर बैठे कर सके एकदम स्मार्ट स्टडी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बायोलॉजी का टोटल मार्क्स कितना आते हैं, उसमें 28 नंबर का पेपर आता है फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्शन। अब उसके अकॉर्डिंगली कैसे नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉर द ईच चैप्टर, चलिए बारी बारी हम हर चैप्टर को यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट जो यूनिट 6 है हमारा पहला चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी सेक्शन, वो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस टोटल कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का आता है, जिसमें कि सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, 5 या कभी कभी 6 मार्क्स का भी आ सकता है, पर बेसिकली ये 5 मार्क्स के आपको दिए जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसमें किस किस तरह के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें से 2 नंबर का एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जाता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, पहला इसमें से न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में से आता है। वो पूछ सकते हैं कि डिफाइन न्यूट्रिशन और इसके मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम कहते हैं, उनको आप एक्सप्लेन कीजिए। ये आता है आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। और एक उसके साथ एक छोटी सी चीज़ पूछी जा सकती है, व्हाई न्यूट्रिशन इज़ नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिज्म, कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनिजम्स के लिए। ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स को अपना काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए खाना चाहिए, तो इसीलिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिशन में ही जो आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके भी 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस क्वेश्चन में आपको वो चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। विद हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है, और इसमें पूछ सकते हैं आपको विद द हेल्प ऑफ द लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है किस में से? डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जो हैं वो क्वेश्चन से, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है उसमें से ये चीज़ जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो आता है एलिमेंट्री कैनाल, ये किस में आता है आपको? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में से जो है ये पूछा जाता है। इसमें आपको 5 प्रोसेस, जो 5 स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के, जो 5 प्रोसेसेस यानी कि 5 स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से हैं? एक होता है इंजेक्शन करना, फिर डाइजेशन आता है, देन आता है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इन 5 को अगर आपको इन 5 के साथ इसको डिस्क्राइब करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप इसको बता सकते हैं कि फ्रॉम माउथ टू एनस जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसी में ही कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को जो है वो डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब आगे इसमें और पूछ सकते हैं आपसे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लांट्स में वाटर एंड फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को करना ना भूलिए। ठीक है, और इसमें क्या पूछ सकते हैं आपको कि विद द लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको डिस्क्राइब करने को पूछ सकते हैं विद डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट को। ठीक है, ये एक लॉन्ग जो आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें आता है। और फाइनली डिफाइन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होती है? नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी। ये भी पिछले साल जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको एक्सक्रीशन का प्रोसेस बताना होता है और एक्सक्रीटरी यूनिट जो कि नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है।
ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली 200 से लेकर 250 वर्ड तक आपने उसमें लिखना होता है, तो आप जितना इसमें इंक्लूड कर सके आपको उसमें वर्ड्स जो हैं, जो आंसर्स हैं वो लिखने हैं, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डायग्राम्स अगर आप बनाते हैं तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स जो हैं वो गेन करते हैं। तो यही है, यही बेसिकली इतने ही टॉपिक्स में से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ मैं आपको वही क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आपके लिए सफिशिएंट है बोर्ड एग्जाम में 90% अबोव। इतने मार्क्स तो आप आराम से क्या कर सकते हैं अगर आप जितने मैंने टॉपिक बताए हैं सिर्फ उन्हीं में से पढ़ें तो, ठीक है। तो यही टॉपिक हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है उसमें से आते हैं, पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की जो 2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, एक किडनी के फंक्शंस, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द किडनी, ठीक है। हो सके तो 2 फंक्शंस के कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अराउंड जो ब्लड कैपिलरीज उसको सराउंड करके रखते हैं उसका क्या फंक्शन है, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस होता है वहाँ पे ऑलरेडी ब्लड कैपिलरीज होती हैं और बोमन कैप्सूल उसको जो यूरिन होता है वो पहले ही फिल्टर कर लेता है, तो फिर नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल है उसके अराउंड कैपिलरीज की क्या ज़रूरत है, तो ये इसका फंक्शन जो है ये आपको पूछ सकते हैं। फिर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके आप 4 या 5 पॉइंट मैक्स टू मैक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन गेट्स स्टोर्ड। जब रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है तो कैसे स्टोर की जाती है, तो ये तो काफ़ी बार आपको पूछा गया, कैसे स्टोर होती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटीपी मॉलिक्यूल्स के जरिए वो चीज़ स्टोर होती है। तो ये ज़्यादातर 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछते हैं कि कैसे होता है, इसकी आप रिएक्शन लिख सकते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो नेसेसरीज हैं, या इसको मैं दूसरे शब्द में कहूँ तो कंडीशंस नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़रूरी होती है सनलाइट। सनलाइट के बाद क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये 4 चीज़ें जो हैं वो रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस में आती हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर 1। इन्हीं में से ही ओवरऑल जो है आपका 7 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट में। यूनिट नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आता है टोटल 4 मार्क्स के लिए। अब इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, इसमें जो आते हैं वो होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का और वेरी शॉर्ट जो एमसीक्यूज या सेंटेंसेस में वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। जो शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं यूजुअली होंगे या तो एमसीक्यूज होंगे या 1 वर्ड सेंटेंस होंगे, 1 वर्ड सेंटेंस हो गए, या फिर ये रीजन वाले आ सकते हैं, रीजन एंड असर्शन। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। रीजन एंड असर्शन वेरी सिंपल टाइप के होते हैं। ऊपर एक आपको स्टेटमेंट दी होती है 2 तरह में, एक होता है असर्शन, एक होता है रीजन। आपने देखना है जो बात कही गई है वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है, एक ट्रू है या दूसरा फॉल्स है या दोनों ही ट्रू बातें हैं। बस आपने रीड करना है, उसी तरीके के उसके ऑप्शंस को जो है वो करना है। एमसीक्यूज 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन होगा, और 1 वर्ड सेंटेंसेस या तो फिल इन द ब्लैंक्स या तो ट्रू फॉल्स, इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। चलिए देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से। तो 3 नंबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं प्लांट हार्मोन एंड देयर फंक्शन। मैक्सिमम चीजें इसी से ही आती हैं। प्लांट हार्मोन्स जो ऑक्सिन, गिबरलिंग, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड या इथिलीन, इनके फंक्शंस क्या होते हैं ये आप पक्का याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा जो इसमें से पूछे जाते हैं वो हमेशा ऑक्सिन के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ऑक्सिन, गिबरलिन ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर ऑक्सिन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको 1 नंबर 2 नंबर में हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ऑक्सिन क्या होता है,
ऑन द टिप ऑफ द प्लांट होता है, वो उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। सनलाइट की तरफ जो प्लांट की मूवमेंट होती है वो भी ऑक्सीजन की वजह से ही होती है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इसमें क्या लिखें। ठीक है, तो ये हार्मोन जो होता है रिलेटेड होता है। दूसरा आता है एनिमल हार्मोन्स के ऊपर, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनमें से आता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स रिलेटेड हैं, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, थायराइड ग्लैंड आ गया, पैनक्रियाज आ गया, ओवरीज हो गए, टेस्टिस वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें, ये जो ग्लैंड है और ये ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और उनके क्या फंक्शन होते हैं, ये 3 चीज़ें आपने अच्छे से रीड करनी है। उनके फंक्शंस, वो कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं विद इन द बॉडी, ये चीज़ें आपने जो हैं वो पढ़नी है इसमें। नेक्स्ट है डायग्राम ऑफ द नर्व सेल। नर्व सेल जिसको कि हम न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपने जो है वो करनी है। न्यूरॉन की डायग्राम तो हमेशा ही पूछी जाती है, तो ये जो न्यूरॉन है इसकी डायग्राम यानी कि वेल लेवल डायग्राम जो है वो आपने पढ़नी है। फिर आता है अ लिटिल बिट ऑफ बेसिक अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, जो हमारे बॉडी के क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन इसको ब्रेन कमांड नहीं करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इसको कमांड देने के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। और बात की जाए व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, तो क्या है रिफ्लेक्स आर्क, एक पाथवे है, द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, नर्व इम्पल्सेस कह लीजिए या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कह लीजिए, जो ब्रेन सिग्नल भेजता है। तो ये जो पाथ होता है जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन के पास जाके, ब्रेन से हमारे मोटर ऑर्गन्स के पास आके, ये जो पूरा पाथ कवर्ड होता है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, किसके दौरान, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, उसी पाथ को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क। इसके अलावा 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं ट्रॉपिज्म रिलेटेड क्वेश्चन। ट्रॉपिज्म में कौन कौन से पार्ट, फोटोट्रॉपिज्म आ गया, कीमोट्रॉपिज्म, ग्रेविटोट्रॉपिज्म, ठीक है, थिग्मोट्रॉपिज्म, ये सब चीज़ें जो आ गई है आपकी, या हाइड्रोट्रॉपिज्म, इसके बारे में वो थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं। तो इसको आपने बेसिक 3 नंबर के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, अबाउट द ट्रोपिज्म। नेक्स्ट आता है मिससेलेनियस क्वेश्चन विद द रेफरेंस टू प्लांट हार्मोन। अब ये मिससेलेनियस क्वेश्चंस कहने का मेरा मतलब क्या है, जैसे कि कुछ आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे पिछले कुछ एग्जाम पेपर्स में भी मैंने नोटिस किया था कि एक स्क्वेरल है, ठीक है, वो भाग रही थी, अचानक कोई चीज़ उसके सामने आ गई या किसी ने उसको पत्थर मार दिया, तो उस टाइम पे उसके बॉडी में क्या हार्मोन रिलीज होंगे, उसका रिएक्शन क्या होगा, उसको फाइट या फ्लाइट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या फिर एक और तरह का क्वेश्चन होता है कि एक पेशेंट, एक मैन है, वो बीमार है, उसको शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, तो बताओ इसके लिए कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हार्मोन कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है, ये चीज़ें आपने डिफाइन करनी है। तो ये है मिससेलेनियस क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस भी कौन से वाले टॉपिक से निकाल के आते हैं, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड वाले टॉपिक से। ठीक है, इसमें जो ग्लैंड है, डायबिटीज जो बीमारी थी वो थी शुगर की बीमारी, उसको कौन करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्मोन इंसुलिन। ठीक है, और वो कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है, पैनक्रियास। तो ये पैनक्रियास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इसी ग्लैंड से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन इस तरह के मिससेलेनियस आपको डिफरेंट जो है वो पेपर्स में आ सकते हैं। या एक और मैंने जो स्क्वेरल वाला आपको बताया वो एड्रेनलिन ग्लैंड का था। एड्रेनलिन ग्लैंड क्या होता है, जब भी हम किसी मुश्किल वाली सिचुएशन में होते हैं या घबरा जाते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें होते हैं, या तो उस मुश्किल वाली सिचुएशन को फाइट करो या तो भाग जाओ। तो इसको हमारी बॉडी में इसके लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एड्रेनलिन ग्लैंड जो एड्रेनलाइन हार्मोन सिक्रीट करता है वो हमारे खून में बह के जो कार्बोहाइड्रेट है उसको मैक्सिमम रिलीज कर देता है, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी आ जाए। और एनर्जी हमें किस चीज़ के लिए चाहिए, इधर टू फ्लाइट और टू फाइट। तो इसके लिए जो है वो कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड। तो इस तरीके के मिससेलेनियस क्वेश्चन कुछ ना कुछ हमें
हार्मोन से, यहाँ पे प्लांट हार्मोन नहीं आएगा, एनिमल हार्मोन से आते हैं, या आप एंडोक्राइन सिस्टम भी जो है वो बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइनैप्स। इसकी छोटी सी डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं, साइनैप्स होता क्या है। तो दो नर्व सेल के बीच में या अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द टू नर्व सेल्स, यानी कि एक नर्व सेल की नर्व एंडिंग से दूसरे सेल के डेंड्राइट के बीच में जो छोटा सा गैप होता है, जहाँ पे नर्व इम्पल्सेस या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ट्रांसफर होते हैं, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन साइनैप्स के ऊपर आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो ब्रेन रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, सेरिबलम का फंक्शन क्या है, मेडुला और पॉन्स का फंक्शन क्या है, या फिर इन शॉर्ट आपको पूछ लिया कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन का फंक्शन क्या है। तो ये छोटे छोटे से बस आपको फंक्शन वाला पार्ट जो है वो ब्रेन का पढ़ना है। ब्रेन की डायग्राम यूजुअली आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी कभी नहीं जाती है, ठीक है, आज तक तो पूछी नहीं गई है। तो आपने सिर्फ इनके जो पार्ट्स हैं, जैसे फोर ब्रेन में क्या आता है उसके थोड़े फंक्शन देख लिए, मिड ब्रेन के फंक्शंस देख लिए, हाइंड ब्रेन के जो तीन होते हैं सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स, इनके फंक्शंस जो है वो इनके बारे में जो है हल्का हल्का सा स्टडी करना है, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में यूजुअली सिर्फ हार्मोन से रिलेटेड ही आते हैं। अगर आपने इसको 3 नंबर के लिए पढ़ लिया है तो वेरी शॉर्ट, यानी कि एमसीक्यूज में आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। यूजुअली इसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ही आपको आते हैं, तो और या फिर 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं लाइक ट्रू फॉल्स हो गया, येस नो में आंसर देना, वैसे टाइप के आते हैं। हमेशा या तो प्लांट हार्मोन से आएंगे या तो एंडोक्राइन ग्लैंड से ही आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें टोटल कितने मार्क्स का होता है, वो सिर्फ 4 मार्क्स का। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये है टोटल 5 नंबर का चैप्टर में से या तो 3 नंबर के आते हैं या तो 2 नंबर के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? 3rd नंबर के लिए या तो सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी 2 या 3 पूछ लिए, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिजन का पूछ लिया या बडिंग का पूछ लिया, रीजनरेशंस, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, इनमें से किसी भी 2 या 3 को एक्सप्लेन करो। या फिर मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन कोई भी 2, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, इनमें से 1 या 2 को एक्सप्लेन करना पूछ सकते हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, ये पूछने को आ सकता है, ठीक है। ये काफ़ी बार आया भी है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें जो आते हैं वो होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ह्यूमन की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको एक्सप्लेन करना भी आ सकता है, पर इसको ज़्यादा आप लॉन्ग में एक्सप्लेन ना करें, काफ़ी शॉर्ट में जो है इसको पढ़ें और समझ लें और उस तरीके से इसके लिए तैयारी कीजिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 मार्क्स है उसमें हम पूछ सकते हैं कि क्या हो सकता है बॉडी, सिर्फ इसके लिए पॉलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है, डिफाइन कीजिए। फ्लावर की यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर की डायग्राम, ये भी काफ़ी बार आई हुई है, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया। या बडिंग या फिजन का कोई 1-2 पार्ट जो है वो स्मॉल में आपको पूछ सकते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो, सर्जिकल मेथड हो, केमिकल मेथड हो, उसके हिसाब से आ सकते हैं। और एसटीडीज से रिलेटेड भी काफ़ी बार पूछे गए हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इससे रिलेटेड भी 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि ऐसी कौन सा एसटीडी है जिसके लिए जो है वो वैक्सीनेशन आ गई है, किसके लिए वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आई है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस हमारे जो आ सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 2 मार्क्स के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, जो मैक्सिमम 4 नंबर का आता है ये, ठीक है। इसमें एक आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स का और एक वेरी शॉर्ट 1 मार्क के लिए। इसमें यूजुअली इस चैप्टर में से रीजन और असर्शन वाले जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो 1 नंबर के लिए जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके लिए
RNA, रीजन एंड असर्शन वाले जो है वो पूछे जाते हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में किस तरह के आएंगे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस के ऊपर लिखना आ सकता है कि उसका रेशियो क्या होता है, उसमें क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में क्या चेंजेस आते हैं, पहली जो होता है प्रोगनी के जो कैरेक्टर्स हैं क्या वो फर्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं या नहीं, या सेकंड जनरेशन में होते हैं, कौन डोमिनेंस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों से रिलेटेड आएंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, कि बताओ कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है, जब एक्स मिलते हैं तो फीमेल होता है, XY मिलते हैं तो मेल जो होता है ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड टू देयर प्रोगनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, जो जीन्स होते हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं प्रोगनी यानी कि ऑफस्प्रिंग में, इसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट ये आता है होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। ये आपको इस चैप्टर में अंत में बताया गया है कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है, इनको अपने डिफाइन करना होता है, ठीक है, और एनालोगस ऑर्गन क्या होता है ये भी आपने थोड़ा बहुत इनके डिफिनेशन वगैरह देनी है, ठीक है। इसमें बताना है कि उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो सेम होता है बट उनके काम अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि 4 लिम्ब ऑफ अ मैन एंड अ फ्रॉग, हमारे 4 लिम्ब जो होते हैं वो खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और जो फ्रॉग के 4 लिम्ब होते हैं उनको जंप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है बट फंक्शन क्या है अलग, तो उसको क्या कहते हैं होमोलोगस। उसी का अपोजिट होता है एनालॉगस, स्ट्रक्चर डिफरेंट है पर फंक्शन सेम है। जैसे कि तितली और बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो, ठीक है, उनके अंदर का बोन स्ट्रक्चर एकदम डिफरेंट होगा लेकिन उनके फंक्शन क्या है, टू फ्लाई, तो उस तरह के ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन। स्पेशिएशन यानी कि स्पीशीज क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन और स्पेशिएशन कैसे आती है, चेंजेस कैसे आते हैं, स्पीशीज कैसे बनते हैं, ठीक है, पहले जो थे आदि मानव थे उससे ह्यूमन कैसे चेंज हुए, ये कैसे बदलाव आया स्पीशीज, तो उसी को हम स्पेसिएशन कहते हैं और उसी के बारे में आपने थोड़ा सा बताना। नेक्स्ट है डीएनए कॉपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे डीएनए जो है वो कॉपी होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, इसकी भी इंपॉर्टेंस जो है वो आपने थोड़ी सी रीड करनी है। नेक्स्ट अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्वायर्ड एंड द इनहेरिटेड ट्रेट, कौन कौन से ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टर्स एक्वायर्ड होते हैं और इनहेरिट होते हैं। इनहेरिट जो आप अपने पेरेंट्स से लेते हैं और एक्वायर्ड जो आप अपने सराउंडिंग्स से यानी कि आपके आसपास जो चीज़ें हो रही होती है उसकी वजह से जो आप में डेवलपमेंट्स आती है वो होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो यही क्वेश्चंस हैं बेसिकली इस चैप्टर में जो 3 नंबर में से पूछे जा सकते हैं जिसमें से, ठीक है। और ये टॉपिक्स आ गए हमारे 1 नंबर के लिए। F1 और F2 जनरेशंस में किस तरीके से चेंजेस होते हैं, एवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी के बारे में थोड़ा, जो नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन ने दी थी, ठीक है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा रीड आपने करना है ऊपर से, ठीक है, क्या उसमें क्या बात की गई थी, कब किया गया था उसको और क्या क्या बोला जाता है, तो ये आपने पढ़ना है। नेक्स्ट है रेशियो, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड का रेशियो क्या होता है, ठीक है, वो आपने जो है वो ये पढ़ना है। तो 9:3:3:1 ये रेशियोज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत MCQs में पूछा जाता है। और यहाँ जो मैं आपको F1 F2 जनरेशन दे रही हूँ ये आपको विद एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि अगर क्रॉस ब्रीड हुआ है एक पर्पल और एक वाइट फ्लावर में, बताइए तो F1 में किस तरह के फ्लावर आएंगे, F2 में किस तरह के फ्लावर आएंगे, ये पूछा जा सकता है। तो आपके बुक में पी प्लांट का एग्जाम्पल है, बस उसी को देखकर जो है उसमें जिस तरह से होती है फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में, सेम जो है वो बाकी प्लांट्स में भी उसी तरीके से जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो आप वहाँ से देख के वहाँ से समझ के बता सकते हैं। तो यही सब थे हमारे क्वेश्चंस जो मेनली इस चैप्टर में से आते हैं बोर्ड एग्जाम में। मूव ऑन करते हैं टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर एनवायरनमेंट। यहाँ से भी 4 नंबर का आते हैं क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक आता है और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि MCQs जो हैं मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन या 1 टाइप सेंटेंसेस, वो इसमें से 2 पूछे जाएंगे और 1 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है, जो 1 नंबर का नहीं, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के लिए।
आइए देखते हैं 2 मार्क्स के लिए कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा बहुत वो इकोसिस्टम यानी कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पूछ सकता है, या डिकम्पोजर के फंक्शन क्या होते हैं, उसका रोल क्या है हमारे एनवायरनमेंट में, उसे क्लीनर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा आपको फूड चेन के बारे में देंगे कि कौन सी फूड चेन होती है, इसके बाद क्या आएंगे, ट्रॉपिक लेवल के बारे में बता सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर किसे कहते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल क्यों कहलाती है, ओजोन डिप्लेशन कैसे होता है, उसके कारण, उसके इफेक्ट वगैरह बता सकते हैं, या फिर मेथड ऑफ डिस्पोजल कि जो गार्बेज होता है उसको डिस्पोज करने के कौन कौन से मेथड है, किसी भी एक को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ 2 नंबर के लिए आपको इसको प्रिपेयर करना है। तो आपको बस इसको रीड करना है, बेसिक देखना है कि मिनिमम 2 नंबर्स के लिए, 2 नंबर के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 वर्ड का आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो इतना ही आपने इसमें लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो बेसिक इस चैप्टर्स में से जो है हमने पढ़ना है। फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल, ये आपको उसी में मिल जाएगा कि जो 10% लॉ है उसी में पता चल जाता है कि जो एनर्जी होती है जब 1% से यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर से जब सेकेंडरी कंज्यूमर में जाती है तो 10% घट के जाती है, फिर उसमें से अगर फिर टर्शियरी कंज्यूमर में जाएगी तो और 10% घट के जाएगी। तो और ये एनर्जी जो आगे जा रही है, कम होती जा रही है, वापस जो है वो फिर से प्राइमरी जो है वो नहीं कंज्यूम कर पाता, क्योंकि एनर्जी एक तरह से आधी लॉस भी हो रही है। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही तरह का इसका फ्लो है, इसलिए फ्लो ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। लेकिन जो फ्लो ऑफ मटेरियल होता है वो साइक्लिक होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, फ्लो ऑफ मटेरियल, यहाँ मैं मटेरियल की बात किस चीज़ की कह रही हूँ। मटेरियल में आ रहे हैं आपके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गए, नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है। ये है फ्लो ऑफ मटेरियल। अब इसमें फ्लो ऑफ मटेरियल मैंने क्यों कहा, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको क्यों कहा कि ये क्या होता है, साइक्लिक होता है। ये क्या होता है, साइक्लिक होता है। अभी साइक्लिक क्यों होता है, क्यों ये सर्कल में घूमता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, सॉइल से नाइट्रोजन और अमोनिया रहेंगे, जो भी खाद में जो मैन्योर होता है, जो खाद देते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह, उसमें जो चीज़ें होती है वो सारा एनिमल या जो प्लांट्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। एनिमल इनडायरेक्टली करते हैं, प्लांट डायरेक्टली करते हैं। तो जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं फिर वो सारी चीज़ें कहाँ आ गई, उसी सॉइल और ज़मीन में, और फिर से वो किसने ली, वापस प्लांट में। तो ये जो फ्लो ऑफ मटेरियल है ये क्या है, साइक्लिक है, कि घूम के मरने के बाद फिर से सॉइल में जा रहा है और सॉइल से फिर प्लांट ले रहे हैं, फिर प्लांट उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फ्लो ऑफ मटेरियल क्या है, साइक्लिक, बट फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। तो इसका आप ज़रूर इसको ध्यान से स्टडी कीजिए, ओके। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 मार्क्स के लिए इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड आ सकता है। थोड़ा मेथड ऑफ डिस्पोजल के, ओजोन के कौन कौन से कॉजेज और इफेक्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर हम किसे कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी होते हैं प्लांट्स, ठीक है, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। सेकेंडरी आ जाते हैं फिर हर्बीवोर्स, टर्शियरी आ जाते हैं फिर कार्निवोर्स, ठीक है। थोड़ा फूड चेन के और जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स हैं उनसे रिलेटेड जो है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया आवर एनवायरनमेंट चैप्टर। अब आते हैं हम नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द बायोलॉजी, जो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें से 4 नंबर के आपको क्वेश्चन आते हैं, बट वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ही होते हैं। कहने का मतलब है कि आपको आएंगे 1 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चंस। इस चैप्टर्स में से सिर्फ एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज आते हैं, या यस या नो वाले क्वेश्चंस आएंगे, या रीजन एंड असर्शन वाले, इसी तरीके के जो है वो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में आपने सिर्फ बेसिक यहाँ पढ़ना है, ज़्यादा इसको थॉरली जो है अंदर से रीड करेंगे, बट इसको 2 या 3 नंबर के लिए जो है वो हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर में से सिर्फ आपको क्या पढ़ना है कि सस्टेनेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, इसके बारे में देखना है। दूसरा देखना है जो केसेस हुए थे ट्रीज से रिलेटेड, जो फॉरेस्ट को रिजर्व करने के रिलेटेड कुछ केसेस आए थे, जैसे खेजरी ट्री केस,
1731 में चिपको आंदोलन, 1971 में जो लोकल पीपल की पार्टिसिपेशन हुई थी अराबरी ट्रीज को रीजनरेट करने के लिए फॉरेस्ट को 1972 में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। या फिर एमसीक्यू आता है कि सिल्वीकल्चर क्या होता है, ठीक है, या फिर इसको उल्टा बोल सकते हैं कि जो फॉरेस्ट को ग्रो करने का जो अभियान चालू किया था गवर्नमेंट ने या लोगों ने, उसको क्या कहा गया था, तो सिल्वीकल्चर कहा गया था, ठीक है। जो रिवर की कंटामिनेशन होती है उसको डिटेक्ट करने के फैक्टर कौन से होते हैं, ठीक है, किस किस तरीके से उसको डिटेक्ट किया जाता है। कॉलीफॉर्म होता है बैक्टीरिया, उससे डिटेक्ट करते हैं, या पीएच लेवल से जो डिटेक्ट किया जाता है। दूसरा आता है जीएपी, गंगा एक्शन प्लान, ये कब हुआ था, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने किया था गंगा रिवर को साफ करने के लिए, ठीक है। फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, एक जो है पीएच से किया जाता है और एक कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होती है, उससे रिलेटेड भी आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक कौन सी होती है? पहले के ज़माने में ओल्ड टेक्निक जो थी वो अपनाई जाती थी, तो हर जो है स्टेट की जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है उसको क्या कहा जाता है वो भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी एमसीक्यूज है, 3 R's, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, ठीक है, ये 3 R जो हैं इसके ऊपर भी आता है कि ये 3 R किसे कहते हैं। तो वो क्या होता है, रिड्यूस यानी कि कम कीजिए यूज़ करना, रिसाइकल उसको दोबारा यूज़ कीजिए, ठीक है, और ये रीयूज़ भी होता है किसी चीज़ को दोबारा यूज़ करना। रिसाइकल होता है उसको रिपेयर करके फैक्ट्री से फिर से लाना और उसको फिर यूज़ करना। रीयूज़ हो गया उसी समय उसको दोबारा यूज़ कर लेना, तो दोनों में फ़र्क है, पर यही 3 R's होते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछे जाते हैं या जा सकते हैं उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए इस चैप्टर का, अगर आपको बुक से रीड नहीं करना है तो। बट इस चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन ही जो हैं वो पूछे जाते थे। तो ये मैंने आपको बता दिया है मार्क्स ब्रेकअप फॉर द बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स थे उसमें किस किस नंबर के कौन कौन से टॉपिक में से आता है। अगर जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं आप सिर्फ वही पढ़ के जाएंगे तो आई एम श्योर कि आप 90 अबोव ही स्कोर करेंगे बायोलॉजी सेक्शन में। कहने का मतलब है कि टोटल 28 मार्क्स का पेपर है तो आपने 25 से ऊपर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि आप अगर ये सारे टॉपिक पढ़ कर जाएंगे तो 25 से अबव मार्क्स आप बायोलॉजी में पक्का लेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी कर सके स्मार्ट स्टडी। थैंक यू।